हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रिक शॉट। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं एक हमारी नई सीरीज इंटरव्यू क्वेश्चंस की। इसके अंदर हमारा पहला लेक्चर रहेगा आज, और इसमें हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सीमेंट के बारे में। अब टाइप्स ऑफ सीमेंट आपने थ्योरी के बेसिस पे पढ़ा होगा, लेकिन हम इसको देखेंगे इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन मैंने बनाया है कि विच टाइप ऑफ सीमेंट इज यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन, यानी कि इंटरव्यूअर आपको एक सिचुएशन देगा और उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको कौन सा सीमेंट यूज करना है, ये आपसे वो सवाल पूछेगा। तो अब इसको हम डिटेल में देखेंगे बारी बारी से, एक एक ऑप्शन को कवर करते हुए। ठीक है, तो कुछ टाइप्स होते हैं सीमेंट के, जैसे कि आपको पता ही है, नॉर्मल आपका ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है, पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट होता है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है। इस तरह से 8-10 टाइप हैं। तो बारी बारी से हम देखते हैं एक एक करके। चलिए, सबसे पहला जो हमारा टाइप आता है दैट इज ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। अब इसका क्या यूज होता है, तो आप देखते हैं जो भी जनरल हमारा कंस्ट्रक्शन होता है, यानी कि जो नॉर्मल बिल्डिंग्स बनती हैं उनमें, या फिर जो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन है हमारे, उन सभी में ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज होता है। कंक्रीट बनाने में भी हम इसी को यूज करते हैं फॉर द जनरल कंस्ट्रक्शन वर्क। सिंपल। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है, देखिए 2 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि नो एक्सपोजर टू द सल्फेट, यानी कि केमिकल्स के साथ में कोई अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, कोई भी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर केमिकल्स कहीं पे हैं प्रेजेंट, तो वहां पे आप ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, पहली कंडीशन हो गई। दूसरा है नॉर्मल कंस्ट्रक्शन वर्क, जो भी मैंने आपको बताया है अभी भी, कि जो बिल्डिंग्स होती हैं उनके बनाने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट चीज वो है केमिकल्स नहीं होने चाहिए। अगर केमिकल्स हैं तो इसको यूज नहीं करेंगे। सिंपल। तो ये आप कह सकते हैं। दूसरा जो आपका आता है टाइप दैट इज रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। अब ये कहाँ यूज आता है, देखिए इसके नाम में ही है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। अब दो चीजों में आपको कंफ्यूजन होता होगा, एक होता है क्विक सेटिंग सीमेंट, एक होता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। दोनों में डिफरेंस समझिए पहले, उसके बाद हम आंसर पे आएंगे। रैपिड हार्डनिंग का मतलब यह है कि ये स्ट्रेंथ जल्दी गेन करेगा, लेकिन क्विक सेटिंग का मतलब क्या है कि वो सेट जल्दी होगा, स्ट्रेंथ हो सकता है ना गेन करे। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्विक सेटिंग सीमेंट है वो आपका जल्दी सेट तो हो जाएगा, लेकिन स्ट्रेंथ हो सकता है कि वो बहुत ही लेट गेन कर रहा है, लेकिन हमें सेटिंग से मतलब है। और रैपिड हार्डनिंग का मतलब यह है कि हमें जो हमारा कंक्रीट है वो जल्दी स्ट्रेंथ को गेन करना चाहिए, यानी कि जल्दी सेट भी होगा और जल्दी स्ट्रेंथ को भी गेन करेगा। उस केस में यूज करेंगे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। तो इसका हम यूज कहाँ पे कर सकते हैं, रोड रिपेयरिंग वर्क के लिए। ध्यान देना, यहाँ पे मैं नया रोड बनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ रोड रिपेयरिंग वर्क, यानी कि रोड को आपको रिपेयर करना है। और रिपेयर की कंडीशन क्या होती है कि जल्दी से जल्दी हम रोड को वापस शुरू कर सके। इसका मतलब क्या हुआ कि रोड जल्दी रिपेयर करने के लिए आपको क्विक सेटिंग सीमेंट की प्रॉपर्टी भी चाहिए होगी। इसके साथ ही आपको क्या चाहिए होगा कि वो जल्दी से स्ट्रेंथ भी गेन कर पाए, ताकि उस पर व्हीकल्स वापस से जल्दी आना जाना शुरू कर सके। राइट। तो यहाँ पे बेस्ट सीमेंट कौन सा हो जाएगा, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, क्योंकि ये जल्दी स्ट्रेंथ को गेन कर लेगा और व्हीकल्स आप तुरंत वहां पे शुरू कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम टाइम में। तो ये हमारी कंडीशन होती है, इसके लिए आपको याद रखना है। एग्जाम्पल मैंने आपको दे ही दिया है। ठीक है, और इसका जो यूज है रैपिड हार्डनिंग का, ये प्री स्ट्रेस में भी यूज किया जाता है, क्योंकि प्री स्ट्रेस में भी आपको इसकी जरूरत पड़ती है रैपिड हार्डनिंग की, वहां पे जल्दी स्ट्रेंथ की आपको जरूरत होती है। नेक्स्ट आता है आपका एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। अब ये कहां पे यूज होगा, प्रॉपर्टी इसकी सेम है रैपिड हार्डनिंग वाली, लेकिन होता क्या है इसमें, इसमें एक्स्ट्रा हार्डनिंग है, यानी कि इसका जो हार्डनिंग का टाइम है, यानी कि जो स्ट्रेंथ गेन करने का टाइम है, वो थोड़ा सा कम है। ठीक है, जल्दी स्ट्रेंथ को गेन कर लेता है ये। तो यूज कहां पे होगा ये, जहां पे आपका कोल्ड वेदर कंडीशन होगी, क्योंकि कोल्ड वेदर कंडीशन में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ही डाउन होता है। तो उसको इंक्रीज करने के लिए, यानी कि जो प्रोसेस है हमारा केमिकल प्रोसेस है, हाइड्रेशन की प्रोसेस है, उसको बढ़ाने के लिए, उसको जल्दी करने के लिए हम यूज करते हैं एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। राइट। नेक्स्ट आता है आपका लो हीट सीमेंट। लो हीट सीमेंट कहां पे यूज होता है, जनरली सबको पता है, एमसीक्यू में बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए भी हैं पहले कि मास कंक्रीटिंग में यूज होता है। लेकिन एग्जामिनर आपसे पूछेगा, जैसे यहाँ बोलोगे आंसर कि भाई मास कंक्रीटिंग में यूज होता है, तो वो आपसे पूछेगा कि अच्छा बताओ मास कंक्रीटिंग होता क्या है, और इसका जवाब जनरली लोगों को नहीं आता है। तो देखिए, मास कंक्रीटिंग का मतलब ये है कि जब आप कंक्रीट को प्लेस कर रहे हैं इस तरह से कि वहां पे टेंशन का कोई रोल नहीं है। यानी कंक्रीट में आपको दो चीजें पता है कि जो बीम हमारा होता है वहां पे एक जोन कंप्रेशन होता है, एक जोन टेंशन होता है। तो हम मास कंक्रीटिंग उसको कहते हैं जहां पे हमारा टेंशन को हम कंसीडर नहीं करते हैं, या फिर टेंशन की हमें चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, हमें सिर्फ कंप्रेशन से मतलब है। तो कोई भी हमारा स्ट्रक्चर हो सकता है, कोई स्लैब है, कोई बीम है, कुछ भी हो सकता है, जहां पे आपको टेंशन की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, टेंशन से हमें कोई मतलब नहीं है, टेंशन को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, उस केस में हम उसको कह देंगे मास कंक्रीटिंग, यानी कि सिर्फ कंप्रेशन को ही हम ध्यान में दे रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल है इसका डैम, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल।
डैम में आपको पता है कि टेंशन का कोई रोल नहीं होता वहाँ पे, क्योंकि हम लार्ज स्ट्रक्चर एक डिज़ाइन करते हैं, वहाँ पे सेल्फ वेट से ही वो उसको बियर कर लेता है, जो भी अपोजिट लोड आने वाला होता है उसको बियर कर लेता है। तो वहाँ पे हम उसको मास कंक्रीट कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ कंप्रेशन जोन का ही रोल होता है। और आपने पढ़ा भी होगा जब आप जाएंगे इरिगेशन इंजीनियरिंग में, तो जहाँ पे डैम डिज़ाइन हम पढ़ते हैं वहाँ पे आता है कि जो B/6 एसेंट्रिसिटी हम लेते हैं, तो वहाँ तक नो टेंशन जोन होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किए जाते हैं डैम्स को, इसलिए वहाँ पे कोई भी टेंशन नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा जो टाइप आता है दैट इज ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। अब इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट है। फर्नेस का मतलब भट्टी और स्लैग का मतलब होता है जो भी वहाँ से कोल बचता है, कोल का चूरा हम इसको कह सकते हैं, उससे मिलकर जो सीमेंट बनता है उसको हम बोलते हैं ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। यूज़ कहाँ पे किया जाता है इसका? मरीन वर्क में। मरीन मतलब कि जो समुद्र के अंदर जो भी कंस्ट्रक्शन होता है वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। और आपको पता ही है कि समुद्र में जो पानी होता है वो खारा होता है, यानी कि सॉल्ट भी वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और कुछ वहाँ पे केमिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो अल्टीमेटली इसका मतलब क्या हो गया कि जहाँ पे सल्फेट प्रेजेंट है, जहाँ पे क्लोराइड प्रेजेंट है, जहाँ पे केमिकल्स प्रेजेंट है, उस पानी के साथ में अगर यूज़ करना है आपको, तो हम ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट को यूज़ कर सकते हैं। राइट, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट की। देखिए, दो वर्ड यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, पहला है पोज़ोलाना, दूसरा है पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, पोर्टलैंड सीमेंट तो इंग्लैंड में एक जगह थी पोर्टलैंड, वहाँ पे सीमेंट को खोजा गया था, इसलिए उसका नाम रख दिया गया पोर्टलैंड। पोज़ोलाना क्या होता है? तो पोज़ोलाना कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनको हम ऐड करते हैं सीमेंट के अंदर। क्यों? क्योंकि हमें प्रॉपर्टीज़ को इन्हांस करना होता है, या फिर कुछ भी तरह से हम अल्टर कर सकते हैं। हो सकता है सेटिंग टाइम को हम बढ़ाएं या फिर कम करें, तो उन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम ऐड करते हैं, उसके बाद में हम बोलते हैं उसको पोज़ोलाना। दो पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं, देखिए। यूज़ कहाँ पे होता है इसका? अंडर सी वाटर, यानी कि जो पिछले केस में मैंने कंडीशन बताई थी सारी, वो यहाँ पे भी अप्लाई होती है। केमिकल्स प्रेजेंट हैं, सल्फेट प्रेजेंट है, क्लोराइड प्रेजेंट है, उन सभी केसेस में ऐसे वाटर में हम पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है हमें केमिकल रेजिस्टेंट, तो मैंने आपको अभी बता दिया कि सल्फेट और क्लोराइड अगर प्रेजेंट हैं तो आप इस सीमेंट को यूज़ कर सकते हैं, जो आपके पहले पॉइंट को सेटिस्फाई करता है अच्छे से। ठीक है, बनता कैसे है ये? तो जो हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है उसी में हम कुछ मात्रा में पोज़ोलाना को ऐड करते हैं। कितना करते हैं वो डिपेंड करता है, लेकिन जनरल अगर आइडिया देना चाहूँ मैं, तो 15 से 35% तक हम इसमें पोज़ोलाना मटेरियल को ऐड करते हैं। और ये जो होते हैं वो आपके होते हैं सिलिका और एल्यूमिनियम के, जो मटेरियल होते हैं सिलिका और एल्यूमिना के, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं पोज़ोलाना। अब ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ये क्लोराइड सल्फाइड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर एग्जामिनर पूछता है तो आप इतना बता देंगे तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा टाइप, सातवां टाइप, दैट इज सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट। नाम से ही पता लग रहा है कि सल्फेट को रजिस्ट करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि केमिकल्स आ गए फिर से। देखिए, सल्फेट, क्लोराइड, ये सब केमिकल्स हैं। ठीक है, तो सल्फेट रजिस्टिंग है, उसका मतलब केमिकल रजिस्ट कर रहा है। तो ऐसा पानी कहाँ मिलता है? ऐसा पानी जनरली समुद्र में मिलता है, यानी कि सी वाटर। और सी वाटर में जो भी काम होता है उसको हम बोल देते हैं मरीन वर्क। तो सल्फेट रजिस्टिंग आपका जो है वो मिल जाएगा मरीन वर्क के अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में। नेक्स्ट आपका आता है दैट इज हाई एल्यूमिना सीमेंट। हाई एल्यूमिना सीमेंट का देखिए क्या है कि रेजिस्टेंट टू द सल्फेट एंड केमिकल, यानी कि जो पिछली कंडीशन मैंने बताई थी वो यहाँ भी एप्लीकेबल है। दूसरा आता है रेजिस्टेंस टू फ्रीजिंग एंड थॉविंग, यानी कि ऐसे कोई कंडीशन है जहाँ पे टेम्परेचर बार बार ऊपर नीचे होता है, अल्टरनेट होता है। ठीक है, एक बार टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा, फिर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा? पहले फ्रीजिंग होगी, फिर थॉविंग होगी, यानी कि पहले बर्फ़ जमेगी, फिर वापस वो पिघलेगा, फिर बर्फ़ जमेगी, फिर वापस पिघलेगा। तो इस तरह की जो अल्टर कंडीशंस होती है उस केस में यूज़ होता है हाई एल्यूमिना सीमेंट का। और दूसरा आता है यहाँ पे अर्ली रिमूवल ऑफ द फोम वर्क। तो अगर आपको फोम वर्क जल्दी रिमूव करना है, तो एक तो हमारा क्या था, क्विक सेटिंग सीमेंट, वहाँ पे भी आप फोम वर्क को जल्दी रिमूव कर सकते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जल्दी सेटिंग हो जाती है। लेकिन दो चीज़ें यहाँ पे होती हैं। देखिए, अगर फोम वर्क को रिमूव करना है, मान लीजिए कोई स्लैब आपने कास्ट कर दी और वहाँ पे आप फोम वर्क को रिमूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ऐसा तो नहीं कि सिर्फ सेट हो गया तो ही आप फोम वर्क रिमूव कर देंगे। नहीं, वहाँ पे आपको स्ट्रेंथ भी उसको प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, और जब स्ट्रेंथ गेन हो जाएगी उसके बाद आप फोम वर्क को रिमूव करते हैं। राइट, तो हाई एल्यूमिना का यूज़ क्या हो गया कि यहाँ पे जल्दी सेट भी होना चाहिए सीमेंट को, और उसके बाद में स्ट्रेंथ को भी गेन करना चाहिए। तो इन दोनों केसेस के लिए हाई एल्यूमिना यूज़ होता है। और क्यों यूज़ होता है, तो ज़रा आप इसके एक बार सेटिंग टाइम को नज़र में डालिए। तो इसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो होता है 3.5 घंटे का, और जो फाइनल सेटिंग टाइम है वो होता है 5 घंटे का। और जनरली बाकी सीमेंट का यानी कि ओपीसी का हम बात करें तो 10 घंटे का सेटिंग टाइम होता है फाइनल। और यहाँ पे आ रहा है कितना, 5 घंटे का फाइनल सेटिंग टाइम। तो हो क्या रहा है कि जो स्ट्रेंथ गेन हो रही है वो जल्दी हो रही है, यानी कि 5 घंटे का डिफरेंस है ऑलमोस्ट। तो आप 5 घंटे पहले फॉर्मवर्क को रिमूव कर सकते हैं, इसलिए इसका यूज़ होता है
हाई एल्यूमिना सीमेंट का। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। नेक्स्ट आता है आपका क्विक सेटिंग सीमेंट। क्विक सेटिंग सीमेंट मैंने आपको बता दिया कि जल्दी सेट होना चाहिए। स्ट्रेंथ अगर गेन नहीं भी करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेट जल्दी होना चाहिए ताकि वो पानी के साथ में फ्लो ना कर जाए, बह ना जाए। अब वो कहाँ पे हो जाएगा? अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, नॉर्मल वाटर की बात हो रही है, सॉल्टी वाटर की बात नहीं हो रही है, समुद्र के पानी की बात नहीं हो रही है। नॉर्मल कंस्ट्रक्शन है, नदी के अंदर कोई पानी हो सकता है, नदी का पानी प्योर होता है, तो नदी के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन है तो वहाँ पे आप क्विक सेटिंग सीमेंट का यूज़ कर सकते हैं, और जनरली हम करते भी हैं। ठीक है, जब हमें ब्रिजेस बनाने होते हैं रिवर के अंदर तो उस केस में हम क्विक सेटिंग का यूज़ करते हैं ताकि जल्दी से हम पिलर को कंस्ट्रक्ट कर पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका हाइड्रोफोबिक सीमेंट। हाइड्रोफोबिक का देखिए नाम से पता लग रहा है, हाइड्रोफोबिया एक आपने टर्म सुनी होगी। हाइड्रोफोबिया एक बीमारी है जिसमें पानी से डरता है। तो यहाँ पे हाइड्रोफोबिक सीमेंट है, मतलब क्या कि पानी को रजिस्ट कर लेगा, वो पानी को क्या कर देगा? रजिस्ट कर देगा। यानी कि जैसे कि हमारा वाटर टैंक होता है, वाटर टैंक में हमें क्या प्रॉपर्टी चाहिए होती है कि जो पानी है वो रिसना नहीं चाहिए, टंकी के अंदर से पानी इसके बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा कि हमें वाटर इम्परमिएबल कोई भी स्ट्रक्चर हमें बनाना है, और उसके लिए जो आपको यूज़ करना है वो करना है हाइड्रोफोबिक सीमेंट। तो वाटर टैंक के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, वाटर रेजिस्टेंट भी है, वाटर इम्परमिएबल भी है। तो ये आपके टाइप्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं इस तरह से। और ये सीमेंट बनता कैसे है? बनता के बाद इसमें दो तरह के एसिड्स यहाँ पे ऐड होते हैं, पहला है ओलिक एसिड, दूसरा है स्टेरिक एसिड। ये अगर आप इसमें ऐड करते हैं तो ये हाइड्रोफोबिक सीमेंट की प्रॉपर्टी गेन कर लेता है। ठीक है, ये आपके 10 टाइप हो गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगले टॉपिक में हम जो बात करेंगे, हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ फील्ड एंड लैब टेस्ट ऑन द सीमेंट। अब ये थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ेंगे हम इसको देखेंगे इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आज का ये जो लेसन था, इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके दिमाग में अगर आते हैं तो आप कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।